तो भाई लोगों कैसे हो। आज मैं जो मूवी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ना, कसम से बोल रहा हूँ दिमाग की नसें हिला देगी। ये कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई एक इंग्लिश सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है ट्रैश। अब देखो, नाम पे मत जाना, नाम भले ही ट्रैश हो लेकिन मूवी एकदम सोना है, सोना। कहानी का कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा साधा है यार, एक तूफान, एक शहर और उसमें फंसे कुछ लोग। पर भाई साहब जिस तरह से इसे दिखाया गया है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर एक सीन में तुम्हारी सांस अटकी रहेगी, तुम्हें लगेगा अबे अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अरे भाई अब तो पक्का गया है ये। और इस मूवी की सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? जब तुम इसे देखना शुरू करोगे ना तो तुम मूवी में घुस जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये सब तुम्हारे साथ ही हो रहा है। तुम खुद को उन कैरेक्टर्स की जगह महसूस करने लगोगे और इसी चक्कर में कब मूवी खत्म हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे मूवी की कहानी में गोता लगाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका के एक खूबसूरत से शहर एनीविल से, जो समंदर के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। बैकग्राउंड में लगातार न्यूज चैनलों की आवाजें आ रही हैं। एंकर चीख कर बता रहे हैं कि समंदर में इतिहास का सबसे बड़ा और खतरनाक तूफान उठ चुका है। ये कोई छोटा मोटा तूफान नहीं है भाई, ये वो बला है जो पूरे के पूरे शहर को निगल जाने की ताकत रखती है। साइंटिस्टों का मानना है कि ये तूफान सीधे एनीविल शहर की तरफ बढ़ रहा है और कुछ ही घंटों में पूरे शहर को पानी में डुबो देगा। सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। हर किसी को ऑर्डर दिया गया है कि जितना जल्दी हो सके शहर खाली करके किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। ये घोषणाएं चल ही रही होती हैं कि हमें तूफान के आने के पहले संकेत दिखने लगते हैं। एनीविल शहर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एनीविल के घर के अंदर पहुंचते हैं, जहां हमारी मुलाकात होती है कहानी की मेन कैरेक्टर डकोटा से। डकोटा एक जवान लड़की है लेकिन वो एक अजीब सी बीमारी से जूझ रही है जिसका नाम है एगोराफोबिया। अब तुम पूछोगे भाई ये एगोराफोबिया क्या चीज है? तो सुनो, आसान भाषा में कहूँ तो ये एक तरह का डर है। इस बीमारी में इंसान को ऐसी जगहों पर जाने से बहुत डर लगता है जहाँ उसे लगता है कि अगर कोई मुसीबत आ गई तो उसे आसानी से मदद नहीं मिल पाएगी, जैसे खुली जगहें, भीड़ भाड़ वाले इलाके, यहाँ पर घर से बाहर निकलना ही उसके लिए एक जंग लड़ने जैसा हो जाता है। और ये बीमारी अक्सर उन लोगों को होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी मुसीबत झेली हो, जहाँ वो मौत के मुंह से बाल बाल बचे हों और उन्हें मदद के लिए तड़पना पड़ा हो। तो बेचारी डकोटा के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। उसका एक अंकल है जिसका नाम है डेल और वही डकोटा की देखभाल करता है। और ये रहा अपना डेल भाई, मतलब बंदे का जिगरा देखो। जिस वक्त पूरा शहर समंदर से दूर भाग रहा है, ये भाई साहब अपनी बोट लेकर समंदर के और अंदर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेल पेशे से एक शार्क रिसर्चर है, मतलब वो शार्क मछलियों पर रिसर्च करता है और उसका मानना है कि तूफान के टाइम पर शार्क ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और उन्हें स्टडी करने का यही सही मौका है। क्रेजी है ना? तो तूफान की खबर सुनकर डेल अपनी भतीजी डकोटा को फोन करता है और उसे तुरंत शहर से बाहर निकलने के लिए कहता है। पर जैसा कि मैंने बताया, डकोटा को तो एगोराफोबिया है। वो बहुत हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलती तो है लेकिन बाहर का माहौल देखकर उसकी रूह कांप जाती है। तेज बारिश, सुनसान सड़कें, हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, ये सब देखकर उसका डर उस पर हावी हो जाता है और वो भागकर वापस अपने घर में आ जाती है और फैसला करती है कि वो अकेले ही घर के अंदर इस तूफान का सामना करेगी। अब सीन शहर के एक छोटे से तालाब के पास आता है। यहाँ हमें 3 बच्चे मिलते हैं, एक लड़की और 2 लड़के, जो इस तूफानी बारिश में भी फुल मस्ती के मूड में है और तालाब में नहा रहे हैं। ये तीनों असल में भाई बहन है। लड़की का नाम है डीना, बड़े लड़के का नाम है रॉन और जो सबसे छोटा है उसका नाम है विल। वो अपनी ही दुनिया में मगन है। तभी एक आदमी वहाँ आता है और उन्हें गंदी गंदी गालियाँ देकर डांटने लगता है। वो उन्हें खींचकर अपनी गाड़ी में बिठाता है और घर की तरफ चल देता है। ये आदमी असल में इन तीनों का बाप है, नाम है ओल्सन, लेकिन सौतेला बाप। ओल्सन ने इन तीनों को गोद लिया है। घर पहुँचने पर हमारी मुलाकात होती है ओल्सन की गर्लफ्रेंड रेचल से। यहाँ हमें पता चलता है कि इन बच्चों को गोद लेने का फैसला सिर्फ ओल्सन का था। रेचल इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, इसलिए वो इन बच्चों को फूटी आंख नहीं सुहाती। और ओल्सन क्या, वो तो भाई पूरा जोरू का गुलाम है। रेचल जब भी बच्चों पर गुस्सा करती है, ओल्सन भी अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देता है और बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता है। इसी वजह से ये तीनों बच्चे भी ओल्सन और रेचल दोनों से नफरत करते हैं। सीन वापस डेल के पास जाता है। एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू ले रही है। वो डेल से पूछती है, सर खबर आई है कि तूफान की वजह से समंदर की लहरों के साथ कुछ शार्क बहकर किनारे पर आ गई और उन्होंने एक कपल पर हमला कर दिया। इस बारे में आपका क्या कहना है? डेल कहता है कि उसने भी ये खबर अभी अभी सुनी है। अब कहानी का फोकस एक और कैरेक्टर पर आता है, लीसा। लीसा एक प्रेग्नेंट नर्स है। उसे इस बात की भनक तक नहीं है कि शहर पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। वो अपनी ड्यूटी के लिए बारिश में भी गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल जा रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने पड़ोसी बॉब से होती है, जो एक तेल के टैंकर का ड्राइवर है। दोनों में हल्की फुल्की हाय हेलो होती है। लीसा गाड़ी चला रही होती है कि तभी उसकी माँ का वीडियो कॉल आता है। जब उसकी माँ को पता चलता है कि लीसा शहर छोड़ने के बजाय हॉस्पिटल जा रही है तो वो हैरान होकर चिल्लाती है, पागल हो गई है क्या? तुझे पता नहीं एनीविल में कितना बड़ा तूफान आने वाला है? लीसा लापरवाही से कहती है, अरे माँ ऐसे तूफान तो आते रहते हैं।
उसकी माँ उसे समझाती है, ये बाकी तूफानों जैसा नहीं है बेटा, ये बहुत सीरियस है। माँ की बात सुनकर लीसा आसपास देखती है और उसे एहसास होता है कि हाँ, लोग सच में अपनी दुकानें बंद करके शहर से भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती और आगे बढ़ती रहती है। और फिर वो घड़ी आ ही जाती है। समंदर का पानी शहर की दीवारों को तोड़कर एक राक्षस की तरह शहर में घुसना शुरू कर देता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तिनके की तरह बहा ले जा रहा है। गाड़ियाँ, घर, पेड़ पौधे सब कुछ पानी में समा रहा है। सीन डकोटा के घर का है। अचानक बिजली चली जाती है और पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। डकोटा डर के मारे कांपने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी चीज की भयानक आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर खिड़की के पास जाती है और जो देखती है उसकी आंखों पर यकीन नहीं हो पाता। पानी की एक विशाल लहर उसके घर की तरफ बढ़ रही है। अब हम उन 3 भाई बहनों को देखते हैं। वो टीवी पर न्यूज देख रहे होते हैं। तभी बाहर से गड़गड़ाहट की आवाज आती है। वो खिड़की से बाहर झांकते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। पानी उनके घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। वो घबराकर अपने बाप ऑल्सन को आवाज लगाने लगते हैं, पापा पापा। लेकिन ऑल्सन कुछ समझ पाता इससे पहले ही पानी का तेज बहाव उसे और उसकी गर्लफ्रेंड रेचल को बहा कर ले जाता है। तीनों बच्चे अपनी आंखों के सामने अपने सौतेले बाप को मौत के मुंह में जाते देखते हैं। इधर लीसा अपनी गाड़ी में फंसी हुई है। पानी का स्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसकी गाड़ी लगभग डूबने वाली है। वो मदद के लिए चीख रही है। उसकी चीख डकोटा सुन लेती है और खिड़की से बाहर देखती है। इस बीच ऑल्सन के घर में पानी भर चुका है। ये देखकर ऑल्सन अरे नहीं, यहाँ राइटर ने गलती की। ऑल्सन और रेचल तो बह गए थे, चलो हम कहानी को ठीक करते हैं। वो दोनों गराज की तरफ भागते हैं। बच्चों से कहता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं और रेचल गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। और वो दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे बेचारे खिड़की से उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। लीसा की गाड़ी जिस इलाके में फंसी है वहाँ से 2 लड़के नाव में जा रहे होते हैं। एक दाढ़ी वाला लड़का है जिसका नाम है स्कॉट और दूसरा गंजा है जिसका नाम है जिमी। स्कॉट को लीसा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो इंसानियत के नाते जिमी को नाव रोकने के लिए कहता है और दोनों लीसा की मदद के लिए पानी में कूद पड़ते हैं। स्कॉट लीसा के पास पहुंचता है और देखता है कि एक पेड़ की बड़ी सी डाल टूटकर गाड़ी के ऊपर गिरी है, जिससे लीसा बाहर नहीं निकल पा रही। स्कॉट उसे हिम्मत बंधाते हुए कहता है, आप घबराइए मत, मैं आपको निकालता हूँ। वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर डाल को हटाने की कोशिश करता है पर वो बहुत भारी होती है। तब स्कॉट चिल्लाकर जिमी को बोलता है, जिमी ट्रक से बड़ा वाला कटर लेकर आ। जिमी कटर लेने के लिए नाव से उतरकर पास में खड़े एक ट्रक पर चढ़ता है। इधर लीसा डर के मारे बुरी तरह कांप रही है। स्कॉट उसे दिलासा देता है, प्लीज हिम्मत रखिए, मैं वादा करता हूँ मैं आपको बचा लूंगा। उधर जिमी कटर लेकर वापस आ ही रहा होता है कि अचानक वो पानी के अंदर गायब हो जाता है। स्कॉट हैरान रह जाता है। वो बार बार चिल्लाता है, जिमी जिमी, पर कोई जवाब नहीं आता। स्कॉट लीसा से कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, जिमी चीखता हुआ पानी से बाहर निकलता है, लेकिन उसका एक हाथ गायब है। किसी चीज ने उसका हाथ खा लिया है। जिमी की चीखें सुनकर स्कॉट उसकी तरफ भागता है। तभी हमें पानी में एक शार्क का फिन दिखाई देता है। ओह शिट, इसका मतलब शहर में शार्क घुस आई हैं। ऊपर अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही डकोटा चीखती है, शार्क शार्क। उसकी आवाज सुनकर लीसा भी चिल्लाने लगती है, सब लोग पानी से बाहर निकलो। पास ही में खड़ा तेल का टैंकर ड्राइवर बॉब, जो स्कॉट और जिमी की मदद करने के लिए अपने ट्रक से उतर ही रहा होता है, वो शार्क का अगला शिकार बन जाता है। शार्क उसे जबड़े में दबोचकर पानी के अंदर खींच लेती है और फिर लीसा की आंखों के सामने वो शार्क स्कॉट पर हमला करती है और उसे बेरहमी से चीर फाड़ कर खा जाती है। ये भयानक मंजर देखकर लीसा की आत्मा तक सूख जाती है। अब कहानी वापस उन 3 बच्चों पर आती है। वो देखते हैं कि ऑल्सन और रेचल गैराज में पहुंचकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक बड़ी शार्क गैराज में घुस आती है और उन दोनों को अपना निवाला बना लेती है। बच्चे ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। एक तरफ उन्हें अपने सौतेले बाप का मरने का दुख है, तो दूसरी तरफ इस बात का डर कि अब उनका क्या होगा। इधर लीसा को बचाने वाला अब कोई नहीं है। वो अकेली है, अपनी गाड़ी में फंसी हुई है। वो खुद ही उस डाल को हटाने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। वो थक हार कर रोने लगती है और मदद के लिए चिल्लाती है। ऊपर से डकोटा ये सब देख रही है। वो मदद के लिए अपने अंकल डेल को फोन लगाती है पर नेटवर्क नहीं है। डकोटा खिड़की से चिल्लाकर लीसा को कहती है, हिम्मत रखिए, मैं किसी को मदद के लिए बुलाती हूँ। लीसा रोते हुए कहती है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पानी बढ़ रहा है और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्लीज तुम आकर मेरी मदद करो। डकोटा डरते हुए कहती है, इस पानी में बहुत सारी शार्क है, तुमने अभी अभी देखा उन्होंने 3 लोगों को मार डाला। तभी एक चमत्कार होता है। बाढ़ के पानी में बहता हुआ एक टूटा हुआ घर आकर डकोटा के घर और लीसा की गाड़ी के बीच में इस तरह से अटक जाता है जैसे एक कच्चा पक्का पुल बन गया हो। लेकिन ये पुल सेफ नहीं है। दोनों तरफ अभी भी काफी गैप है, जिसे पार करने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। और डकोटा, जिसे अगोराफोबिया है, उसके लिए ये मौत को दावत देने जैसा है। वो हिम्मत नहीं जुटा पाती। उधर लीसा दर्द और बेबसी में तड़प रही है। उसे बचाने की आखिरी उम्मीद भी अब पीछे हट रही है। वो दर्द भरी आवाज में बार बार डकोटा को पुकारती है। लीसा की पुकार
सुनकर डकोटा का दिल पिघल जाता है। वो खुद को और रोक नहीं पाती। वो फैसला करती है कि वो अपनी जान पर खेल कर भी लीसा को बचाएगी। वो खिड़की पर आकर चिल्लाती है, इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। डकोटा को एक चाकू की जरूरत है। चाकू नीचे किचन में है और पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा हुआ है और कौन जाने उस पानी में कितने शार्क छुपे बैठे हों। पर डकोटा अब डरने वाली नहीं थी। वो हिम्मत करके पानी में उतर जाती है। वो तैरते हुए सोफे का सहारा लेकर किसी तरह डाइनिंग टेबल तक पहुँचती है। वहाँ से एक चाकू उठाती है और वापस ऊपर आ जाती है। उसका प्लान है कि वो खिड़की से सीधे उस तैरते हुए घर की छत पर छलांग लगाएगी। पर ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। वो बहुत देर तक अपने मन से लड़ती है और जब वो आखिरकार छलांग लगाने जाती है तो घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे पानी में गिर जाती है। एक पल के लिए तो लगता है कि सब खत्म, पर वो किसी तरह तैरकर उस घर की छत पर चढ़ जाती है। अब उसे उस टूटे फूटे घर के ऊपर चलकर लीसा की गाड़ी तक पहुंचना है। रास्ता बहुत खतरनाक है। नीचे पानी में शार्क घूम रही है। वो डरते डरते कांपते कांपते आगे बढ़ती है और आखिरकार लीसा की गाड़ी तक पहुंच ही जाती है। वो चाकू से गाड़ी की छत को काटती है और अंदर फंसी हुई पेड़ की डालियों को काटना शुरू कर देती है। काफी मशक्कत के बाद डकोटा आखिरकार लीसा को गाड़ी से बाहर निकाल लेती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। लीसा राहत की सांस लेती है और डकोटा को धन्यवाद कहती है। डकोटा अभी भी डर से कांप रही है। सीन उन 3 बच्चों के पास वापस आता है। उन्हें शक है कि शायद कोई शार्क उनके घर के अंदर भी घुस आई है और अगर नहीं भी घुसी तो जिस तरह घर का दरवाजा खुला है, कोई भी शार्क कभी भी अंदर आ सकती है। बड़ा भाई रॉन अपनी बहन डीना से कहता है, जाकर दरवाजा बंद करके आ। फिर सोचते हैं कि क्या करना है। डीना डरते डरते दरवाजा बंद करने जाती है और जैसे ही वो दरवाजा बंद करती है, एक शार्क दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आती है। डीना बाल बाल बचती है। अब घर के अंदर 2 शार्क है। इधर डकोटा के घर में लीसा के पेट में अचानक तेज दर्द शुरू हो जाता है। ये नॉर्मल दर्द नहीं है, ये लेबर पेन है। बच्चा पैदा होने वाला है। लीसा ये बात डकोटा को बताती है। डकोटा के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। लीसा उसे हिम्मत बंधाती है और कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें ये देखना होगा कि डिलीवरी में कितना टाइम है। डकोटा घबराकर पूछती है, वो कैसे पता चलेगा? लीसा उसे जो करने को कहती है वो डकोटा के लिए बहुत अजीब और शर्मनाक है। लीसा कहती है, तुम्हें चेक करना होगा कि बच्चा बाहर आने के लिए कितना करीब है। डकोटा हिचकिचाती है। लीसा कहती है, जितनी शर्म तुम्हें आ रही है उससे ज्यादा मुझे आ रही है, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बेचारी डकोटा को मजबूरन ये करना पड़ता है। वो चेक करके बताती है कि बच्चा बस कुछ ही इंच दूर है। इसका मतलब है कि बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता है। अब डकोटा को समझ आता है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना माँ और बच्चा दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे थोड़ी दूर पानी में एक नाव तैरती हुई नजर आती है, लेकिन उस नाव तक पहुँचने के लिए उसे फिर से शार्क से भरे पानी में उतरना होगा। लेकिन इस बार डकोटा के पास एक प्लान है। उसे अपने अंकल की बात याद आती है। डेल ने उसे बताया था कि शार्क पानी में होने वाले वाइब्रेशन की तरफ आकर्षित होती है। वो घर में ऐसी चीजें ढूंढती है जो बैटरी से चलती हो और वाइब्रेट करती हो, जैसे मसाज करने वाली मशीन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश वगैरह। वो उन सब को एक पॉलिथीन में पैक करती है। वो अपने सिर पर एक टॉर्च लाइट बांधती है और खिड़की पर आकर उन वाइब्रेटिंग चीजों को एक एक करके पानी में फेंकना शुरू करती है, ताकि आसपास की शार्क का ध्यान उन चीजों की तरफ चला जाए और उसे नाव तक पहुंचने का मौका मिल जाए। वो पानी में उतरने के लिए हिम्मत जुटा ही रही होती है कि पीछे से लीसा दर्द में कराहते हुए उसे थैंक यू बोलती है। ये सुनकर डकोटा इमोशनल हो जाती है। वो अपनी मरी हुई माँ की तस्वीर को देखती है और फिर एक लंबी सांस लेकर पानी में कूद जाती है। डकोटा अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रही है। वो तैरकर नाव की तरफ बढ़ रही है। उधर उसके घर की नींव कमजोर पड़ने लगी है और घर धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। लीसा जिस बेड पर है वो भी पानी में तैरने लगा है। डकोटा लगभग नाव तक पहुंच ही जाती है कि तभी एक विशालकाय शार्क उसके बिल्कुल पास आकर पानी से बाहर निकलती है। डकोटा की चीख निकल जाती है। वो और तेजी से तैरने लगती है और किसी तरह जान बचाकर नाव पर चढ़ जाती है। वो इतनी थक चुकी होती है कि नाव पर लेटते ही बेसुध हो जाती है। उधर डकोटा का अंकल डेल अपनी टीम के साथ किसी तरह एनिवल शहर के पास पहुंच चुका है, लेकिन पूरा शहर पानी में डूबा होने की वजह से उसे डकोटा के घर का सही लोकेशन समझ नहीं आ रहा। वो अंदाजे से एक दिशा में आगे बढ़ता है। सीन वापस उन 3 भाई बहनों पर आता है। बड़े भाई रॉन ने फैसला कर लिया है, वो ग्राउंड फ्लोर पर जाकर हथियार लाने का रिस्क लेगा। वो एक लंबी सांस लेता है और पानी में छलांग लगा देता है। उसे फ्रिज से कुछ मांस और कुछ विस्फोटक जरूर मिल जाते हैं। उसकी सांसें उखड़ रही हैं। वो मरते मरते किसी तरह वापस ऊपर आता है, जहाँ एक शार्क उस पर हमला करने ही वाली होती है, पर वो बाल बाल बच जाता है। अब बच्चों के पास एक नया प्लान है। वो विस्फोटक को मांस के टुकड़ों में लपेटकर शार्क को खिलाएंगे और जैसे ही शार्क इसे खाएगी, बूम, वो मिशन शुरू करते हैं। वो मांस में विस्फोटक लगाकर और उसमें आग लगाकर पानी में फेंक देते हैं, पर शार्क उसे खाने नहीं आती। तभी छोटे भाई विल को
याद आता है कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि शार्क वाइब्रेशन से अट्रैक्ट होती है। ये सुनते ही तीनों भाई बहन पानी में कूद पड़ते हैं और पानी को पीटने लगते हैं और चिल्ला चिल्लाकर शार्क को बुलाने लगते हैं और उनका प्लान काम कर जाता है। एक शार्क उस मांस के टुकड़े को निगल लेती है और एक जोरदार धमाका होता है। शार्क के चिथड़े उड़ जाते हैं। तीनों बच्चे मौत को हराकर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। इधर लीसा की हालत बहुत खराब है। उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर पुश करती है ताकि बच्चा जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि बिल्डिंग किसी भी पल गिर सकती है और बच्चा लगभग बाहर आ ही चुका होता है कि पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। लीसा पानी में गिर जाती है। तभी डकोटा नाव लेकर वहाँ पहुँचती है। वो देखती है कि एक शार्क लीसा और उसके नवजात बच्चे की तरफ बढ़ रही है। डकोटा नाव में रखा एक हार्पून उठाती है और सीधा शार्क के मुंह में दे मारती है। वो लीसा और बच्चे को बचा लेती है। वो पहले बच्चे को नाव में चढ़ाती है और फिर जब वो लीसा को खींच रही होती है तो एक और शार्क आकर नाव को पलट देती है। अब डकोटा, लीसा और उसका बच्चा तीनों शार्क से भरे पानी में है। चारों तरफ मौत मंडरा रही है। लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है और तभी एक हीरो की तरह एंट्री होती है डेल की। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। वो देखता है कि कई सारी शार्क उसकी भतीजी की तरफ बढ़ रही हैं। डेल तुरंत एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस पानी में फेंकता है। जोरदार करंट लगने से सारी शार्क भाग जाती हैं। सब राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन तभी दूर से एक और विशाल शार्क उनकी तरफ आती दिखाई देती है। ये इतनी बड़ी है कि खुद शार्क एक्सपर्ट डेल भी उसे देखकर चौंक जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी शार्क नहीं देखी थी। उधर तीनों भाई बहन खुशी से चिल्ला रहे हैं। तभी विल की नजर टेबल पर रखी एक गाड़ी की चाबी पर पड़ती है। ये उसी गाड़ी की चाबी है जो गैराज में खड़ी है। तीनों गैराज में जाते हैं। रॉन को ड्राइविंग आती है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है। डीना पूछती है, रॉन अब हम कहाँ जा रहे हैं? रॉन कहता है, घर। डीना उदास होकर कहती है, यही तो हमारा घर था, अब हमारा कोई घर नहीं है। रॉन एक लंबी सांस लेकर कहता है, मुझे नहीं पता कि हमें कहाँ पनाह मिलेगी, पर अभी हमें यहाँ से बहुत दूर जाना है, शायद फ्लोरिडा। और वो गाड़ी लेकर एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इधर डेल और उसकी टीम डकोटा और लीसा को अपनी बोट में चढ़ा लेती है। डकोटा डर के मारे अभी भी कांप रही है। डेल उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश करता है। लीसा अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोए जा रही है, पर ये खुशी के आंसू है। तभी डेल के एक साथी के मोबाइल में नेटवर्क आ जाता है। लीसा उससे फोन लेकर तुरंत अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। उसकी माँ उसे जिंदा देखकर रोने लगती है। लीसा रोते हुए मुस्कुराती है और कहती है, माँ ये देखो, तुम नानी बन गई। वो अपनी गोद में सो रहे बच्चे को दिखाती है। ये देखकर उसकी माँ के चेहरे पर दुनिया की सारी खुशी आ जाती है। इन सब इमोशनल मोमेंट्स को देखकर डकोटा के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठती है। हम एक ड्रोन शॉट में पूरे शहर की तबाही का मंजर देखते हैं। एक टीवी रिपोर्टर बता रही है कि पिछले 100 सालों में शहर में ऐसा भयानक तूफान कभी नहीं आया। इस तूफान ने पूरे एनुअल शहर को तहस नहस कर दिया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब तूफान पूरी तरह से थम गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती मेरे दोस्त। आखिरी सीन में हम वेदर डिपार्टमेंट का ऑफिस देखते हैं। वहाँ एक ऑफिसर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कंप्यूटर पर एक और तूफान का अलर्ट बजने लगता है और ये जो नया तूफान आ रहा है वो पिछले वाले तूफान का भी बाप है। और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी कहानी? है ना दिमाग हिला देने वाली? ये मूवी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी और मौत का सवाल आता है तो इंसान का सबसे बड़ा डर भी छोटा पड़ जाता है और एक आम इंसान भी हीरो बन सकता है। उम्मीद है तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आया तो तुम्हें पता है क्या करना है। लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।